नमस्ते। कभी कभी ना इतिहास बिल्कुल हमारी नजरों के सामने होता है, बस पुराने धूल भरे कानूनी दस्तावेजों में छिपा हुआ। आज हम ऐसे ही एक कानून को देखने वाले हैं, 1948 का रक्षक दल अधिनियम। ये एक ऐसी नागरिक सेना की कहानी है जिसके बारे में आज शायद ही कोई जानता हो। तो सवाल सीधा सा है। आजादी के ठीक एक साल बाद एक पूरी की पूरी नई सिविल फोर्स बना दी गई। आखिर ये रक्षक दल था क्या? क्या मकसद था इसका? कौन लोग थे इसमें? और उस उथल-पुथल के दौर में इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, ये समझने के लिए कि रक्षक दल क्या था, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसे क्यों बनाया गया था, है ना? और इसका जवाब कहीं और नहीं, बल्कि सीधे सीधे उस कानून की प्रस्तावना या मतलब प्रिएम्बल में ही मिल जाता है। वही हमें बताता है कि उस समय की जरूरतें क्या थीं। और ये देखिए, इस कानून का जो मकसद था ना, वो कमाल का था। मतलब बहुत साफ और बहुत बड़ा। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए नहीं था। इसका काम था पब्लिक में शांति बनाए रखना, लोगों को, खासकर पुरुषों को, सेल्फ हेल्प और अनुशासन सिखाना, और हाँ, जान और माल की हिफाजत करना। तो ये सिर्फ एक फोर्स नहीं थी, ये एक तरीका था नए नए आजाद हुए देश के नागरिकों को मजबूत बनाने का। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस नई सेना का हिस्सा कौन बन सकता था? मतलब एक आम इंसान के लिए रक्षक दल में शामिल होने का प्रोसेस क्या था? चलिए देखते हैं क्या क्या शर्तें थी। नियम एकदम साफ थे और ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। उम्र 18 से 45 के बीच हो, फिट हो और रिकॉर्ड एकदम क्लीन। देखिए, यहां एक शब्द है नैतिक अधमता। मतलब ऐसा कोई जुर्म ना किया हो जिससे किसी के कैरेक्टर पर गंभीर सवाल उठें। तो जाहिर है सरकार एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और भरोसेमंद फोर्स बनाना चाहती थी, कोई ऐसी वैसी भीड़ नहीं। और ये कोई हल्की फुल्की भर्ती नहीं थी, पूरा एक फॉर्मल प्रोसेस था। पहले एप्लीकेशन दो, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर एक शपथ लेनी होगी और आखिर में जाकर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब हर स्टेप पर यह पक्का किया जाता था कि सिर्फ सही और कमिटेड लोग ही इसमें शामिल हों। अब ये देखिए, यह कमाल का है। इससे पता चलता है कि प्रोसेस कितना सीरियस था। एक तरफ है भर्ती का फॉर्म जिसमें बड़े पर्सनल सवाल हैं, जैसे क्या कभी किसी क्रिमिनल कोर्ट ने सजा दी है, और दूसरी तरफ वो शपथ, वो घोषणा जिसमें एक इंसान अपने देश भारत की रक्षा के लिए जान तक देने की कसम खा रहा है। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो एक बार कोई सदस्य बन गया तो उसके काम क्या थे, उसकी ड्यूटी क्या थी, और सबसे जरूरी बात, कानून ने उसे क्या ताकत दी थी। चलिए अब ये देखते हैं। कानून का सेक्शन 5 कहता है कि इनका मेन काम था जमीन पर, मतलब ग्रास रूट लेवल पर शांति बनाए रखना। और सोचिए वो दौर कितना अनिश्चित था, तो इन्हें कहीं भी किसी भी इलाके में लोगों और उनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए भेजा जा सकता था। और ये सबसे बड़ी बात है। जरा सोचिए इसके बारे में। जब कोई रक्षक दल का मेंबर ड्यूटी पर होता था तो उसे एक पुलिस ऑफिसर माना जाता था। मतलब उसे वही कानूनी ताकत और प्रोटेक्शन मिलती थी जो एक पुलिस वाले को मिलती है। इसी से तो वो अपना काम ठीक से कर पाते थे। ये भी एक बहुत ही कमाल का पॉइंट है। कानून ये कहता था कि अगर कोई अपने कर्मचारी को रक्षक दल में सेवा करने से रोकता है या इस वजह से नौकरी से निकालता है तो वो गैर कानूनी होगा। मतलब लोगों को अपनी नौकरी खोने का डर नहीं था। इससे पता चलता है कि सरकार इस काम को कितनी अहमियत देती थी। ये एक तरह की राष्ट्रीय सेवा थी। अब कोई भी डिसिप्लिन्ड फोर्स हो, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है और नियम कानून होते हैं। रक्षक दल में भी ये सब था। चलिए अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर झांक कर देखते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं एक प्रॉपर हायरार्की थी, बिल्कुल किसी मिलिट्री यूनिट की तरह। सबसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट और नीचे लांस नायक तक। हर रैंक का अपना एक अलग बैच था। ये सब बताता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड, एक स्ट्रक्चर्ड फोर्स थी। और हां, अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे ऊपर था। अगर कोई ड्यूटी छोड़कर भाग गया या अपने सीनियर का ऑर्डर नहीं माना या बुलाने पर रिपोर्ट नहीं किया तो ये सब गंभीर अपराध माने जाते थे और इनके लिए सजा भी तगड़ी थी। सजा भी देखिए दो तरह की थी। छोटी मोटी गलतियों के लिए पनिशमेंट ड्रिल करा दी या डांट फटकार लगा दी। लेकिन अगर कोई बड़ी गलती करता तो उसे डिमोट किया जा सकता था या फिर नौकरी से ही निकाला जा सकता था। मतलब सिस्टम पूरा पक्का था। तो सवाल यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशन असल में कितनी बड़ी थी। चलिए अब कुछ नंबर देखते हैं ताकि हमें इसके साइज और स्केल का अंदाजा हो सके। ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट तो देखिए, कमाल का है। ये दिखाता है कि एक बटालियन कितनी डिटेल थी। इसमें सिर्फ लड़ने वाले लोग नहीं थे, बल्कि आर्मरर थे, ड्राइवर थे, क्लर्क थे, यहां तक कि स्वीपर भी थे।
मतलब ये एक पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट यूनिट थी जो अपने दम पर काम कर सकती थी। और एक अकेली बटालियन की ताकत 532। ये नंबर बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि इस फोर्स में कितनी जबरदस्त मैन पावर थी। ये कोई छोटी मोटी टोली नहीं थी। और आखिर में चलिए एक बार फिर से उस शपथ पर लौटते हैं जो हर सदस्य लेता था। इन शब्दों को महसूस कीजिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस गहरे जज्बे को दिखाते हैं जो उन लोगों में अपने नए नए बने देश के लिए था, वो भी उस नाजुक और अनिश्चित समय में। रक्षक दल की एक कहानी एक याद दिलाती है कि हमारे कानूनी दस्तावेजों में न जाने कितनी ही ऐसी कहानियां दफन हैं। कहानियां जो हमें उस दौर के सपनों और मुश्किलों के बारे में बताती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के और कौन-कौन से पन्ने हैं जिन्हें हम पूरी तरह से भूल चुके हैं।